जरा कल्पना कीजिए। 90 करोड़ लोग। मतलब एक पूरा महाद्वीप ही हो गया ये तो। बिल्कुल। और इस पूरी भीड़ को एक कतार में खड़ा करके बिना किसी हिंसा के उनका नेता चुनने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एक छोटी सी संस्था के कंधों पर है। सुनने में तो ये किसी असंभव मिशन जैसा ही लगता है। हाँ, देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं है जिसका बटन दबाया और वो खुद चलने लगी। असल में ये एक ऐसा जटिल खेल है जिसमें एक निष्पक्ष अंपायर और मैदान पर खड़े सबसे कमजोर खिलाड़ियों के लिए विशेष सुरक्षा कवच की बहुत सख्त जरूरत होती है। सही बात है। अगर अंपायर ही किसी एक टीम का पक्ष लेने लगे या वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए तो उस खेल के नियम ही बेमानी हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाली उन स्वतंत्र संस्थाओं पर आधारित है जो इस विशाल सिस्टम को पटरी पर रखती हैं। हम भारतीय चुनाव आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यप्रणाली की गहराई में जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा हवा हवाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज हमने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े बेहद प्रामाणिक प्रतिलेखों और संवैधानिक अध्ययन के विस्तृत नोट्स को अपना आधार बनाया है। सही कहा। इन स्रोतों में इस बात का गहराई से विश्लेषण किया गया है कि ये संस्थाएं कागजों से निकलकर धरातल पर काम कैसे करती हैं और सिस्टम में वो जरूरी संतुलन कैसे बनाए रखती हैं। तो आज का हमारा मिशन केवल अनुच्छेदों को रटना नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता या उस स्वतंत्रता पर उठने वाले जो सवाल हैं वो सीधे तौर पर एक निष्पक्ष समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। तो शुरुआत चुनाव आयोग से करते हैं। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र की बात चुनाव के बिना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम इसके इतिहास को देखें तो इसका ढांचा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। चुनाव आयोग का ऐतिहासिक विकास अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये एक स्थायी और स्वतंत्र संस्था है। लेकिन 1950 में जब इसकी शुरुआत हुई तो क्या ये ऐसी ही थी? नहीं, तब ये केवल एक सदस्यीय संस्था थी। दशकों तक देश के सारे चुनाव केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त के दिशा निर्देश में होते रहे। अच्छा। फिर 1989 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। उस समय की सरकार ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी। अगर इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो उम्र घटने का मतलब था कि रातों रात करोड़ों नए युवा मतदाता सिस्टम में जुड़ गए। बिल्कुल। वोटर लिस्ट को अपडेट करने से लेकर नए मतदान केंद्र बनाने तक का काम अचानक से बहुत बढ़ गया। तो इस काम को संभालने के लिए क्या किया गया? ठीक इसी बढ़े हुए प्रशासनिक बोझ को संभालने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी संस्था 1 से बढ़कर 3 सदस्यों की हो गई। लेकिन ये बदलाव शायद स्थायी नहीं था। राइट, हाँ, सही पकड़ा आपने। 1990 में इसे फिर से 1 सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल और काम के दबाव को देखते हुए 1993 में अंततः इसे फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। और तब से लेकर आज तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही। मतलब ये तो क्रिकेट के अंपायरों के पैनल जैसा हो गया जहां फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर मिलकर फैसले लेते हैं। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। तीनों की शक्तियां बिल्कुल समान है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त समान लोगों में प्रथम होता है। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। हाँ, और अगर किसी मुद्दे पर इन तीनों के बीच विवाद हो जाए तो फैसला बहुमत से होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। मैं सोच रहा था कि अगर ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण है जो 90 करोड़ लोगों का भविष्य तय करने वाली प्रक्रिया को चलाती है, तो संविधान बनाने वालों ने इन आयुक्तों की योग्यता और नियुक्ति की स्पष्ट प्रक्रिया पहले से तय क्यों नहीं की? ये संविधान की एक ऐसी खामोशी है जिस पर लंबे समय से बहस होती रही है। संविधान निर्माताओं ने ये तो लिख दिया कि एक चुनाव आयोग होगा, लेकिन उन्होंने आयुक्तों की कानूनी या शैक्षणिक योग्यता का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया। ये तो अजीब बात है। हाँ, दुनिया के कई देशों में चुनाव आयुक्त अनिवार्य रूप से वरिष्ठ जज होते हैं ताकि प्रक्रिया में पूरी तटस्थता बनी रहे। और भारत में ये स्पष्टता न होने के कारण सरकारें अपने हिसाब से नौकरशाहों की नियुक्ति करती रहीं। बिल्कुल, और इसी कमी को दूर करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में एक ऐतिहासिक दखल दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने देखा कि अगर नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका के हाथ में रहेगी तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। इसलिए कोर्ट ने एक अस्थायी व्यवस्था दी कि नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा होनी चाहिए। इस समिति में कौन-कौन शामिल था? इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था तो दे दी, लेकिन संसद ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, अगस्त 2023 में राज्यसभा में एक नया बिल पेश किया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल। सही कहा। इस बिल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। नई चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया। मतलब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और समिति में सरकार का स्पष्ट बहुमत हो गया। हाँ, लेकिन इस बिल का सबसे विवादास्पद पहलू सिर्फ चयन समिति का बदलना नहीं था,
बल्कि चुनाव आयुक्तों के दर्जे में किया गया बदलाव था। वो कैसे? पहले चुनाव आयुक्तों का दर्जा उनकी 2.5 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते थे। हाँ, ये तो हमें पता है। लेकिन नए बिल के अनुसार ये दर्जा कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया। यहाँ थोड़ा रुक कर इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि वेतन तो अभी भी वही 2.5 लाख रुपए है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी वही मिलता है और कैबिनेट सचिव को भी। तो समस्या क्या है? मेरे हिसाब से ये पूरा विवाद धारणा और अधिकार का है। आप सही कह रहे हैं, परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, पहले एक चुनाव आयुक्त सरकार के अधिकारियों या मंत्रियों से एक जज की हैसियत से बात करता था, जो कार्यपालिका के पदानुक्रम से बाहर और ऊपर होता है। और अब वो एक सहकर्मी या देश के सबसे बड़े नौकरशाह की हैसियत से बात करेगा। तो क्या इससे आदर्श आचार संहिता लागू करवाते समय उनकी धमक कम नहीं होगी? मतलब जब कोई ताकतवर मुख्यमंत्री या मंत्री नियम तोड़ेगा, तो क्या एक सचिव स्तर का अधिकारी उसे वैसे ही तलब कर पाएगा जैसे एक जज स्तर के अधिकारी करता? देखिए, इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो उनका तर्क है कि कैबिनेट सचिव देश की नौकरशाही का सर्वोच्च पद है। तो उनके हिसाब से ये डिमोशन नहीं है? बिल्कुल। उनका कहना है कि वेतन और भत्ते तो सुरक्षित हैं ही, लेकिन आलोचकों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की चिंता ठीक वही है जो आपने जाहिर की कि चुनाव आयोग का काम केवल दफ्तर में बैठकर फाइलें पास करना तो नहीं है। एकदम सही। चुनाव के दौरान आयोग पूरी सरकारी मशीनरी को अपने नियंत्रण में ले लेता है। उन्हें उन लोगों की जवाबदेही तय करनी होती है जो कल तक उनके बॉस थे या भविष्य में हो सकते हैं। हाँ, जज का दर्जा उन्हें वो मनोवैज्ञानिक ढाल देता था जो सचिव दर्जे में उतनी मजबूती से महसूस नहीं होती। जब आप सिस्टम को साफ करना चाहते हैं तो सिस्टम से थोड़ा ऊपर दिखना जरूरी होता है। खैर, इस नियुक्ति और दर्जे के विवाद से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि चुनाव आयोग धरातल पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है। नियुक्ति चाहे जैसी भी हो, उनका सबसे बड़ा और जटिल काम है परिसीमन। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है देश के भूगोल और जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। ये काम परिसीमन आयोग करता है, जो 1952, 62, फिर 72 और 2002 के अधिनियमों के तहत काम कर चुका है। और इसका लक्ष्य क्या होता है? इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर राज्य में जनसंख्या और सीटों की संख्या का अनुपात पूरे देश में लगभग समान रहे। मतलब एक व्यक्ति एक वोट और समान वोट वैल्यू। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि एक सांसद 20 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और दूसरा सिर्फ 5 लाख का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। वो कैसे? अगर हम सिर्फ आज की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर दें तो ऐसा लगता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या कम करके देश की भलाई की, ये व्यवस्था उन्हें ही सजा दे रही है। आपका इशारा दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ है। उदाहरण के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने परिवार नियोजन में बेहतरीन काम किया है। वहीं उत्तर के राज्यों जैसे यूपी और बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। ये तो एक जमीनी हकीकत है। तो अगर नए सिरे से सीटें बांटी गई तो दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति संसद में बहुत कम हो जाएगी और उत्तर भारत की बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग इस विरोधाभास को कैसे संभालता है? देखिए, चुनाव आयोग के सामने ये एक बेहद संवेदनशील और जटिल चुनौती है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि चुनाव आयोग नीति निर्माता नहीं है। मतलब वो खुद नियम नहीं बनाते? बिल्कुल नहीं। वह केवल संविधान के अनुच्छेद 82 का पालन करता है। यह समानता और क्षेत्रीय न्याय के बीच का एक सीधा टकराव है। और दक्षिण के राज्यों की ये चिंता बिल्कुल जायज है कि राष्ट्रीय नीतियों का पालन करने के बदले उन्हें संसद में अपनी आवाज खोने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सही कहा। और इसी विरोधाभास को टालने के लिए 1970 के दशक के बाद से सीटों की कुल संख्या को एक तय समय तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अच्छा, ये एक अहम जानकारी है। इसके अलावा आयोग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम भी हैं जो रोजमर्रा की राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हाँ, हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया था। वो चुनाव चिन्ह वाला। हाँ, अगर कल को कोई नई पार्टी बनती है और चुनाव आयोग के पास जाकर कहती है कि हमें हंसते हुए चेहरे का चुनाव चिन्ह चाहिए, तो आयोग का काम ये तय करना है कि क्या वो चिन्ह पहले से किसी के पास है या क्या वो किसी समुदाय की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग या हिंसा होने पर पूरे चुनाव को रद्द करने की भारी भरकम शक्ति भी चुनाव आयोग के पास ही है। ये सारी शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि चुनाव आयोग राजनीतिक समानता सुनिश्चित कर सके। लेकिन क्या सिर्फ वोट देने का अधिकार उस इंसान की रक्षा कर सकता है जिसे समाज में बुनियादी सम्मान भी नहीं मिलता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। यहीं पर हमारा संविधान राजनीतिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक सुरक्षा की तरफ मुड़ता है। क्योंकि लोकतंत्र केवल बहुमत के हाथ तक तो सीमित नहीं है ना। बिल्कुल। ये अल्पसंख्यकों और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का भी नाम है। आइए अब इसी सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तंत्र को समझते हैं। जब हम इस आयोग की बात करते हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इसका विकास कैसे हुआ। अनुच्छेद 338 के तहत शुरुआत में संविधान में किसी बड़े आयोग की नहीं
बल्कि केवल एक विशेष अधिकारी की बात कही गई थी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये महसूस हुआ कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की समस्याएं एक अधिकारी नहीं संभाल सकता, तो बदलाव किए गए 1990 में 65वें संशोधन के जरिए इसे एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। और फिर 2003 में 89वें संशोधन के जरिए इसे और अधिक केंद्रित बनाने के लिए 2 अलग-अलग आयोगों में बांट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बिल्कुल। और इन आयोगों की जो सबसे बड़ी खूबी है वो इनकी शक्तियां हैं। ये कोई साधारण शिकायत निवारण डेस्क नहीं है। तो फिर इनके पास क्या खास शक्तियां हैं? इन आयोगों के पास एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की ताकत मतलब क्या वे समन भेज सकते हैं? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि वे भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर अपने सामने पेश होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे किसी भी सरकारी कार्यालय से खुफिया या सार्वजनिक दस्तावेज मंगवा सकते हैं और शपथ पर पूछताछ कर सकते हैं। ये व्यवस्था तो लोकतंत्र के एक इमरजेंसी रूम की तरह हो गई। वो कैसे? मतलब कल्पना कीजिए, एक शोषित व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है। वो स्थानीय पुलिस या प्रशासन के पास जाता है, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो कि अक्सर होता है। बिल्कुल। तो जब सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था काम करना बंद कर देती है या जानबूझकर आंखें मूंद लेती है, तब ये आयोग एक अदालत की तरह काम करके पूरे सिस्टम को जगाता है और कार्रवाई करने पर मजबूर करता है। ये तुलना बहुत सटीक है। ये आयोग केवल कागजी रिपोर्ट छापने वाली संस्था नहीं है। जांच करते समय इसके पास सिविल कोर्ट की ताकत होना इसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। जो संविधान ने वादे किए उनकी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे अनुसूचित 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक और शैक्षिक विकास और अनुच्छेद 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण। ये आयोग उनकी जमीनी हकीकत की निगरानी करता है। और अत्याचार निवारण अधिनियम का क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। जब एट्रॉसिटी एक्ट या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कोई गंभीर मामला आता है, तो आयोग ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस तुरंत FIR दर्ज करे और मामले की सही धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल हो। बिल्कुल। और पीड़ितों को समय पर मुआवजा और सुरक्षा मिले। ये पूरी सरकारी मशीनरी की जवाबदेही तय करता है। अब संविधान की इस ताकत और इन रक्षा तंत्रों को देखने के बाद एक अलग तरह की व्यवस्था को समझते हैं। महिला आयोग के बारे में? हाँ, चुनाव आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब हम एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी संस्था की ओर मुड़ते हैं, जो देश की आधी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। बिल्कुल। अगर संरचना के स्तर पर देखें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं और इन सभी को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। और इनके काम क्या है? इनके मुख्य कार्यों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेना, मतलब सुओ मोटो एक्शन लेना शामिल है। इसके अलावा जेलों, सुधार गृहों और महिला आश्रयों का निरीक्षण करना। ये देखना कि क्या वहाँ महिलाओं के मानवाधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं। सही कहा। इसके काम करने के तरीकों में मुझे पारिवारिक महिला लोक अदालत का विचार बहुत ही प्रभावी लगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। ये हमारी पारंपरिक न्याय पंचायतों के तर्ज पर काम करती है। हमारे स्रोतों के अनुसार इसने आपसी समझौते और लचीलेपन के जरिए लगभग 7500 मामले सुलझाए हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। महिलाओं को कोर्ट कचहरी के लंबे, थकाऊ और खर्चीले चक्रों से बचाकर त्वरित न्याय दिलाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन जहां एक तरफ इसके अच्छे काम हैं, वहीं इसके ढांचे में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। आप किस खामी की ओर इशारा कर रही हैं? मेरा आशय इसकी शक्तियों की सीमाओं से है। अगर इस आयोग के पास खुद अपने सदस्य चुनने की शक्ति नहीं है, अगर इसके पास अपनी कोई वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है और इसके फैसले सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, तो क्या ये एक ऐसे स्मोक अलार्म की तरह नहीं है जो धुआं देखकर शोर तो बहुत मचाता है, लेकिन उसके पास खुद आग बुझाने वाला पानी यानी कानूनी ताकत नहीं है? ये एनालॉजी तो काफी सोचने पर मजबूर करती है। पानी के लिए उसे फिर भी उसी सरकार को फोन करना पड़ता है जिसने उसे वहां लगाया है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर तक में लागू नहीं था। हाँ, ये सच है। इसके पास वास्तविक विधायी शक्तियां नहीं है। ये केवल सिफारिशें कर सकता है। जब ये संस्था अपने बजट और नियुक्तियों के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो क्या ये कभी पूरी बेबाकी से काम कर पाएगी? ये एक बहुत ही तीखी लेकिन व्यावहारिक टिप्पणी है और इसका जवाब संविधानिक और वैधानिक संस्थाओं के बीच के बुनियादी अंतर में छिपा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज का फर्क। हाँ, जिन संस्थाओं की बात हमने पहले की, जैसे चुनाव आयोग या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, वे संविधान की उपज हैं। उन्हें हटाना या उनकी शक्तियां कम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो संसद में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की जरूरत होती है। एकदम सही।
लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रीय महिला आयोग एक संसदीय कानून से बना है। मतलब ये कि सरकार जब चाहे एक नया कानून पास करके इसके ढांचे को बदल सकती है या इसकी शक्तियों को सीमित कर सकती है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ढांचागत सीमा है। पारिवारिक महिला लोक अदालत जैसे कदमों से इसने जमीनी स्तर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है, महिलाओं को एक मंच दिया है। लेकिन जब बात पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की आती है तो क्या होता है? वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सरकार पर निर्भर होने के कारण इससे अक्सर सिस्टम से लड़ने में कठिनाई होती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार वैधानिक संस्थाएं राजनीतिक नियुक्तियों का केंद्र बन जाने के खतरे का सामना करती हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है। मतलब वे सिफारिश तो कर सकती हैं, लेकिन उन सिफारिशों को लागू करवाना अंततः सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत का लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार आने वाले चुनाव के दिन काम नहीं करता। हाँ, ये हर दिन हर पल चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये चुनाव आयोग के माध्यम से राजनीतिक सत्ता का संतुलन बनाने, अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों की अदालती शक्तियों के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय महिला आयोग के निरंतर संघर्षों के बीच चलने वाला एक बेहद नाजुक संतुलन है। और यही वो बिंदु है जो इस विषय को आम नागरिकों के लिए इतना प्रासंगिक बनाता है। कैसे? इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना केवल किसी परीक्षा को पास करने की तैयारी भर नहीं है, ये हमारे अपने अधिकारों की गहरी समझ है। ये समझना है कि जब कोई नागरिक इस विशाल और कई बार संवेदनहीन सिस्टम के सामने खुद को अकेला पाता है, तो कौन सी मशीनरी उसके अधिकारों की ढाल बनकर खड़ी होती है। मतलब अगर ये संस्थाएं मजबूत हैं तो नागरिक मजबूत है। बिल्कुल, 100% सच। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसे विचार पर ध्यान देना जरूरी है जो आज की पूरी बातचीत के केंद्र में रहा है। वो क्या? चाहे वो चुनाव आयोग के दर्जे को जज से घटाकर सचिव करने वाला नया बिल हो, या फिर महिला आयोग की अपने वजूद और फंड्स के लिए सरकार पर पूरी तरह से निर्भरता हो, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब इन रक्षक संस्थाओं की स्वतंत्रता, उनका वेतन और उनकी नियुक्तियां उसी सरकार के हाथ में आ जाएं जिसकी उन्हें निगरानी करनी है, तो क्या एक समय बाद ये संस्थाएं सरकार का ही एक और आज्ञाकारी विभाग बनकर नहीं रह जाएंगी? क्या अंपायर खुद उसी खेल का हिस्सा नहीं बन जाएगा जिससे उसे निष्पक्ष रूप से खिलाना था? बिल्कुल, ये गहरा प्रश्न है जिस पर आने वाले समय में भी बहस जारी रहनी चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।